नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने प्रार्थना की है कि बाबा केदार सभी को पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी यात्राओं को शुभ करे। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा की हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा के आरंभ उत्सव पर उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मेरी कामना है कि बाबा केदार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी यात्राओं को शुभ करे। देशवासियों के नाम अपने एक संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे और आज से केदारनाथ धाम की यात्रा का प्रारंभ हो रही है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन समेत चारों धामों पर यह पावन यात्रा भारत की सनातन संस्कृति चेतना का एक भव्य उत्सव है। तो वही सुबह 8 बजे से विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं। सेना के बैंड की भक्ति में धुनों और ओम नमः शिवाय के जय श्री केदारनाथ के उद्घोष के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोल दिया गया है और मुख्य पुजारी ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू की है। इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद रूप में बांटा गया है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाटोद्घाटन के साक्षी बने। वही सेना हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि इस यात्रा की बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। तो वही लालकुआं क्षेत्र के मोटा हल्दू में स्थित मदरसन कंपनी में चल रहा श्रमिकों और प्रबंधन के बीच लंबा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन, श्रम विभाग और नैनीताल पुलिस की संयुक्त मध्यस्थता में मंगलवार को समाधान निकाल आया है। श्रमिकों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और लौटने का फैसला किया है। लगातार कई दरों की बातचीत के बाद प्रशासन, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहमति बनी। कुल 14 मांगों में से 12 मांगों को तुरंत मान ली गई है। बाकी 2 मांगों पर प्रशासन स्तर पर सकारात्मक आश्वासन मिला है, जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद सभी श्रमिकों ने फैक्ट्री में वापसी कर ली है और काम जल्द पूरी तरह से शुरू होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने श्रमिकों के संयम और अनुशासन की सराहना की है। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने शांति बनाए रखे और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि श्रमिकों की जायज मांगों को समाधान के लिए हम हमेशा साथ देंगे। वही श्रमिक आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बाहरी तत्वों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की साजिश नाकाम किया गया और साथ ही 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस कार्य में बाधा और मजदूरों को भड़काने के आरोप है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अशांति फैलाने वालों पर को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांगे बस इतनी है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी हमारी सैलरी 12,500 है, तो हम चाहते हैं 12,500 से 20,000 होनी चाहिए। नहीं, अगर बदसलूकी होती है तो हमारे एचआर से हमको इंसाफ मिलता है, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कल से लालकुआं क्षेत्र में एक निजी कंपनी मदरसन जो है, इसमें एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें जो श्रमिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी, जिनको लेकर के प्रबंधन के साथ उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता के दौरान कुल 14 बिंदु जो है इसमें निकले, जिनका समाधान श्रमिक चाह रहे थे। तो उसमें से 12 बिंदुओं का समाधान कल ही हो गया था और इसमें 2 बिंदु शेष थे, जिसके संबंध में शासन से कार्रवाई अपेक्षित थी। तो उसके संबंध में भी आज पुनः उनसे वार्ता करके उन्हें समझाया गया और ये पूरी वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई यहाँ पर। और इस वार्ता के दौरान जो है
हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें लेबर डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और इनकी वार्ता जो है वो सफल हुई। उसके बाद जो कार्मिक हैं उनमें से काफी संख्या में आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया था और फिलहाल इसमें गतिरोध समाप्त हो गया है और इसमें प्रिकॉशन के तौर पे अभी भी हम लोग इस पे नजर बनाए हुए हैं और इसमें जो लोग कुछ शांति भंग करने का इसमें प्रयास कर रहे थे और उसमें उसको लोगों को भड़काने का और नोएडा के तर्ज पे और उनको भड़काने का और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरुद्ध हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया है और नैनीताल पुलिस का मैसेज क्लियर है, जो भी लेबर अनरेस्ट फैलाएगा या औद्योगिक शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य की जमीनी हकीकत परखने के लिए शासन स्तर पर सक्रियता बढ़ाई गई। इसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर के खटीमा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अपर सचिव मायावती ढकरियाल ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। प्रदेश की अपर सचिव मायावती ने खटीमा पहुंचकर सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीमांत क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर सचिव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को तत्काल पूरा करने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी योजनाएं वर्तमान में संचालित है उनकी विस्तृत प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए ताकि विकास की गति बनी रहे और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत स्वीकृति परियोजनाएं विशेषकर ग्रामीण मार्गों के निर्माण, हाईटेक बस स्टेशन जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचकर अपर सचिव ने कहा है कि हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि सीमांत क्षेत्रों में खटीमा सरकार की योजनाएं सही ढंग से चल रही है या नहीं। हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रुके हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जल्द से जल्द दे ताकि जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार में इसमें जो भी काम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें प्रगति रिपोर्ट हमको देनी है। तो इसके लिए हमको अपर सचिवों को 2-2 ब्लॉक बांट रखे हैं, सभी को आवंटित हुआ है वहाँ से। तो उस ब्लॉक में जाकर हमको देखना है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धनराशि भी जाती है, वो जनपद स्तर पर या नीचे ब्लॉक स्तर पर उसमें काम कितना हो रहा है। अब हम लोग ऊपर सोचते हैं कि काम हो रहा है लेकिन नीचे हो रहा है नहीं, ये भी देखने के लिए हम लोगों को भेजा गया है कि आप निरीक्षण करिए और देखिए। और मुख्य रूप से तो ये देखना है कि पब्लिक को कोई समस्या तो नहीं है, हम लोग की योजनाएं तो चल रही हैं, क्योंकि उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं हो पाती। तो हमको वो भी देखना है कि योजनाएं आपके द्वार तक पहुँच रही हैं, आप उसका लाभ ले पा रहे हैं, ये सब देखना हमारा काम है। तो इसके लिए हमको भेजा गया है। तो हमें उसके निरीक्षण करना है कि यहाँ योजनाएं सही ढंग से काम कर रही हैं। अगर योजनाओं को संचालित करने में कोई दिक्कत है तो वो भी हम नोट करके ले जाएंगे कि इस योजना को हम ऐसे नहीं चला सकते हैं, इसमें हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सबको जो योजनाएं हैं उनको आप ठीक से जाकर धरातल पर देखिए कि किसी कोई मतलब एक जन को ये सुविधाएं मिले जो सरकार हमें दे रही है। तो इसके लिए लोगों को भेजा गया है, इसमें निरीक्षण करें। मैडम बात करें यहाँ तो देखिए सबसे अच्छी बात मुझे का सितारगंज में तो ये लगी कि हम लोग जब भी कोई मीटिंग में कहीं देखते हैं तो पानी की समस्या बताते हैं। सितारगंज वालों ने कहा पानी की कोई समस्या नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि समस्याएं लोग ज़्यादा बताते हैं। उन्होंने कहा पानी के लिए यहाँ पर तो हमें कोई समस्या नहीं है, और ये नहीं बोला उन्होंने। और बाकी नाले आदि के लिए बोला है कि जैसे नाले में पानी भर जाता है और कोई योजना उन्होंने ऐसी बताई है जैसे नहर आदि की जो सफाई है 5 साल में होती है। तो वहीं भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया मंगलवार से विधिवत आरंभ हो गई है। पहले दिन पूजा अर्चना के बाद राबल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में तेल कलश यात्रा, आदि शंकराचार्य की गद्दी डोली और भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी की उत्सव मूर्ति, लोकवाद और सेना के बैंड की मधुर लहरियों के बीच पंडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंची। धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। सुबह वेद व्यांग संस्कृति महाविद्यालय के आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं ने मंगल गीतों के बीच यात्रा को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया है। तेल कलश और डोली यात्रा के उत्सव को यादगार बनाने के लिए ज्योति मठ स्थित नृसिंह मंदिर की गोद गेंदा के लगभग 5
क्विंटल फूलों से भगवान भव्य सजावट की गई है। इस दौरान स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने आकर्षण रैली निकालकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हजारों श्रद्धालुओं इस ऐतिहासिक पल के लिए साक्षी बने। तो ये उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और दोपहर में चिलचिलाती गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। शनिवार से प्रदेश में मौसम फिर करवट ले सकता है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को सुबह ही तेज धूप खिल रही है। दोपहर में तपिश बढ़ गई, हालांकि हवा चलने के कारण भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर अधिक तापमान में मामूली गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की रिकॉर्ड की गई है। तो वही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुरू होते ही पूरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तीर्थ क्षेत्रों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एक और जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में कपाट खुलने की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इसी बीच यात्रा के दौरान यमुनोत्री मार्ग पर हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत की घटना ने प्रशासन की सतर्कता और बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव बद्रीनाथ धाम में 23 अप्रैल को कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसे देखते हुए चमेली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा प्लान लागू किया है। सभी प्रदेश मार्गों, प्रमुख स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आतंकवादी निरोधक दस्ता को भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है और नियमित चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो। तो वही दिनेशपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने नगर पंचायत कार्यालय में के पीछे घर में छापेमारी की। इस कार्रवाई में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाओं का जखीरा, दवा बनाने का उपकरण और कथित आयुर्वेदिक शुगर कंट्रोल के नाम पर तैयार किए गए चूर्ण के डब्बे बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी स्वरूप सिंह लोगों को गुमराह कर आयुर्वेदिक दवा के नाम पर खतरनाक मिश्रण बेच रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन दवाओं में अंग्रेजी दवाओं को पीसकर मिला रहे थे, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। इतना ही नहीं, मौके से हिरण की सींग भी बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल भस्म बनाकर दवा तैयार करने में किया जा रहा था। वन विभाग की भी हरकत में आ गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन बरामद दवाओं की जांच में जुटा है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नकली दवाओं का ये गोरख धंधा कितना खतरनाक और गहराई तक फैला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय और एसडीओ सर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं शुगर कंट्रोल की, जिसमें कि उनके द्वारा एलोपैथी दवाएं मिलाई जा रही हैं। तो इस जांच हेतु आज इसमें जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर था, पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ जब इनके गोदामों को और इनके घरों को चेक किया गया तो इसमें बहुत भारी मात्रा में हम लोगों को एलोपैथिक दवाएं मिली। इसके अतिरिक्त काफी साक्ष्य इस बात के भी मिले हैं कि इनके द्वारा ये दवाएं देश विदेश में भेजी जाती हैं। ये 1200-1400 में एक पैकेट देते हैं जो शुगर की दवा है उसको आयुर्वेदिक बताकर, और जबकि उसमें वो जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं जो शुगर नियंत्रण की, विटामिन डी उसको ही मिलाते हैं। तो लोगों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद समझ के शुगर की दवा ले रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो एलोपैथिक दवाएं उनकी शुगर को कम या बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं, जिसके कारण उनकी जान की भी बात आ सकती है। तो इस क्रम में यहाँ पर जो हमारा ड्रग अधिनियम है और जो हमारे अन्य इसमें अधिनियम लागू हो रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया है, रंजन साहब मौके पर आए हैं। कुछ इसमें हिरन की सींग बरामद हुई है जिससे ये निमोनिया की दवा बनाते हैं। तो इस तरीके से ये लोगों को कुछ बताकर इस तरीके से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसमें अभी मुकदमा इसमें विभिन्न विभागों की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, मौके पे हमको एक सप्लायर मिले हैं और एक अन्य व्यक्ति है
और जिनके द्वारा ये सभी जगह अपने QR कोड इनको इनके पास है, जिस पे पेमेंट लेते हैं, इसके बाद ये दवा को कोरियर करके आगे लोगों को भेजते हैं जगह जगह। तो ये पूरी क्या चेन है, इस पे सारी कार्रवाई अभी जांच पड़ताल चल रही है, काउंट किया जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर हमको एलोपैथिक दवाएं मिली है शुगर की, और बहुत बड़ी मात्रा में भस्म और या पूरा गोदाम देख सकते हैं, मशीनें जगह जगह लगी हुई, 4 गोदाम है इनके, काफी बड़ी संख्या में इनके द्वारा ये कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कोई भी दवा वो लोग ले रहे हो, अगर उसको ये क्वांटिटी नहीं लिखी है, क्या दवा है क्या दवा नहीं है, उसको जानने के बाद ही लें। तो वही मसूरी में राजनीति माहौल गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर गणेश जोशी पर जमकर निशाना साधा और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा उन्हें जेल भेजने जैसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति से डरने वाले नहीं है। अनुज गुप्ता ने कहा है कि हम मसूरी की आवाज हैं, शहर में जिस तरह अव्यवस्थाएं बढ़ रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए हमें 10 बार जेल क्यों न जाना पड़े। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वसूली मंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। उनका दावा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण वसूली का अड्डा बन चुका है और शहर विकास के बजाय अव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रेस के माध्यम से मुझे पता लगा था कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं मसूरी के और जो मसूरी से विधायक भी हैं, उनके द्वारा किया गया था कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा। तो मैं आज खुले तौर पर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे को धमकी देना बंद करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे 10 बार जेल भेज दें, लेकिन मैं मसूरी की जो आवाज है, जो मसूरी की अव्यवस्था है और मसूरी का जो 10 साल आपने लूटने का 15 साल से आप कार्य कर रहे हैं, आप वसूली मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। MDDA विभाग आपने मसूरी में एक वसूली का धंधा बना रखा है। और जो मसूरी की समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा कि पेयजल योजना जो 170 करोड़ पे पहुंच जाती है, लेकिन आज तक उसके वाटर टैंक्स नहीं बनते, डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है। पिक्चर पैलेस, लाहौर कैंट के साथ साथ जितना नीचे का एरिया है वहाँ पे आज तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। सीवर जो हमारा है सड़कों पे बह रहा है, 45 करोड़ की जो खुलेआम टेंडर से अंदर भाग गई है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल हो, हमारा सेंट मेरीज हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, MPG कॉलेज में MCOM बंद पड़ी हुई है, सैन्य धाम का घोटाला हो, हमारे उद्यान विभाग का घोटाला हो, तमाम इन घोटालों के खिलाफ मैं लगातार लामबंद रहूंगा और इसके खिलाफ लगातार बोलता रहूंगा। आप इन धमकियों से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते, और क्योंकि संवैधानिक तौर पर आप मेरे को जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप पावरफुल हैं, आप इस टाइम मंत्री पद पे हैं, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आप ही तय कर रहे हैं कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मुझे संविधान पे पूरा विश्वास है, बाबा साहब के जो संविधान है उसमें पूरा विश्वास है, और जो लड़ाई है, जो मसूरी को बचाने की लड़ाई है, वो तौर पे मैं लगातार लड़ता रहूंगा। और आप इन धमकियों से जेल भेजने की मेरी आवाज बिल्कुल बंद नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपनी जो पालिका अध्यक्ष आपने बिठाए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, क्या आप उनको भी जेल भेजने का कार्य करेंगे? तो वही पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रेडी पटरी जन कल्याण समिति ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। और मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव संजय टमटा और अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया कि समिति के सदस्य पिछले 12 दिनों से शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन की ओर से और ना ही नगर पालिका उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने यह कहा है कि अब पटरी व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है। पिछले कई महीनों से यहाँ पर रेडी पटरी के जो गरीब लोग हैं मसूरी में, वो माल रोड पर बैठे थे, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के नगर पालिका ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उनके साथ छल कपट करके उनको बोला कि हम आपके लिए अलग से वेंडर जोन बना रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दिया। तो पिछले 9 महीने का ये प्रकरण चल रहा है जो धरना प्रदर्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इनको पहले वेंडर जोन बना के देना था, एक अस्थायी वेंडर जोन, उसके बाद इन लोगों की व्यवस्था करनी थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके इनको यहाँ से हटा दिया बिना किसी उसके ही।
अब ये मामला ऐसा हो गया कि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में ही चला गया पूरा प्रकरण। जब इनको लगा कि भाई बार बार बोलने से ये लोग हमें सड़क पे नहीं बैठने देंगे, तो माननीय न्यायालय में चला गया। माननीय न्यायालय ने इनको 4 हफ्ते का एक समय दिया, पालिका अध्यक्ष को, जो यहाँ की जो शासन प्रशासन है। इन लोगों ने कि न्यायपालिका में हमने कोई अगर जवाब अगर हाईकोर्ट को देना, तो आनंद फानन में जो एमडीडी की जो पार्किंग है, जो नगर पालिका की पार्किंग है, एमडीडी की पार्किंग नहीं है, वो उन्होंने वहां पर उनके साथ सेटलमेंट किया। इनके जो हाथ रिश्वत उन्मूलन के जो जिन्हें पहले से वहां पर बैठाया गया है, पार्किंग दी जाती थी पिछले कई वर्षों से, उनके साथ एक सेटलमेंट करके शोभन पवार जी ने ये बोल के कि भाई ठीक है कि वहां से गाड़ी हटा दो, वहां पर आप रेडी पटरी वालों को वहां पर बैठा दो, वेंडर जोन बना दो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको भी संज्ञान में होगा कि हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम आपको जो है 1 महीने 4 दिन में, या वो वादे पे वादा करते रहे कि हम आपको वेंडर जोन बना के दे रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वेंडर उस पे बैठते थे, मार रोड पे बैठते थे, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, किसी के घर में सारी परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेंडर, हमने अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे, तब तक जो है यथावत जो है इनको मार रोड पे बिठाया जाए। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि इनको पहले तो इनकी समस्या, इनका तो कहीं पे वो किया ही नहीं और इनको सीधा हटा दिया गरीब लोगों को। आज जो है 9 महीने से ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इनकी समस्या को कभी क्या अध्यक्ष जी ने सुना? आज उन्होंने जो वहां पे पटक दिया, उनको लंडौर में पटक दिया, अब वहां पे भी जो है स्टे आ गया है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे उनके, वो भी वहां पे परेशान है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।